अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ शीरीन और मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ SCERT टेक्स्ट बुक के MCQ सीरीज़, जहाँ पर हम लोग टेट, TRT, DSC या फिर अदर टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उसके MCQs को डिस्कस करेंगे। हम लोग सब्जेक्ट वाइज एंड थीम वाइज क्या करेंगे, MCQs की प्रैक्टिस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा फूड एंड न्यूट्रिशन। ये जो है EVS एंड साइंस से लिया गया एक टॉपिक है। आज हम लोग फूड एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड कुछ MCQs करेंगे और ऑप्शंस के थ्रू हम लोग डिटेल में इंफॉर्मेशन मालूम करने की कोशिश करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, आपकी खुराक में एक या ज़ायद ग़िज़ाई अज्जा की कमी को कहा जाता है? A. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, B. होलोजोइक न्यूट्रिशन, C. माल न्यूट्रिशन, D. बैलेंस डाइट। हमको पता ही है हमारी जो ग़िज़ा होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन ये तमाम चीज़ों का होना ज़रूरी है। अगर हमारी ग़िज़ा में कोई चीज़, एक से ज़्यादा चीज़ें अगर मिसिंग है तो ऐसी ग़िज़ा को हम लोग क्या कहेंगे? वीडियो देखते हुए आप आंसर करने की कोशिश करिए और आखिर में क्या करिए, कमेंट करके बताइए कि आउट ऑफ आपके कितने करेक्ट हुए हैं। इसको एक प्रैक्टिस सेशन समझिए, ठीक है ना। तो जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा C. माल न्यूट्रिशन, यानी कि नाक़िस तग़ज़िया इसको कहेंगे हम लोग। अगर हम ऑप्शन A की बात करेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो ये पौधों में होता है जो अपनी ग़िज़ा आप तैयार करते हैं। जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है ये इंसानों के ज़रिए होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ग़िज़ा को ठोस शक्ल में लेते हैं, फिर उसको हमारे बॉडी में हज़म करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको जज़्ब करते हैं। ये होलोजोइक न्यूट्रिशन हो गया जो हम इंसानों के अंदर या फिर अमीबा के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, एनिमल्स विच ईट्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड एज, यानी कि वो जानवर जो पौधे और जानवर दोनों को बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे? A. कार्निवोरस, B. हर्बीवोरस, C. डिकम्पोजर्स और D. ऑमनीवोरस। तो हमको पता ही है कई तरह के जानवर होते हैं जो ग़िज़ा को मतलब जो ग़िज़ाई अजसाम होते हैं या फिर ग़िज़ा का तरीक़ा होता है अलग अलग होता है। तो हमारा जिसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑमनीवोरस। जैसा कि इंसान है भाई, हम ही है, हम लोग क्या है, हम प्लांट्स को भी बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं और गोश्त को भी करते हैं। कार्निवोरस यानी कि जो सिर्फ गोश्त खाते हैं, जैसे कि हमारे शेर है। हर्बीवोरस यानी कि जो सिर्फ सब्ज़ी खाते हैं, जैसे कि बकरी हो गया। डिकम्पोजर्स यानी कि वो जो मुर्दा अज्जा को तहलील करके ग़िज़ा हासिल करते हैं उसको हम लोग डिकम्पोजर्स कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3, किन के हुक्म के तहत स्कूलों में न्यूट्रिशनल फूड फ्राहम किया जा रहा है? A. हाई कोर्ट, B. सुप्रीम कोर्ट, C. प्राइम मिनिस्टर और D. प्रेसिडेंट। यानी कि जो MDM स्कीम जो चल रही है हमारे स्कूलों में, जो स्टार्ट हुई थी, वो किसके हुक्म के ज़रिए स्कूलों में स्टार्ट हुई थी, ये हमको बताना है। तो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, प्राइम मिनिस्टर है या फिर प्रेसिडेंट है? तो चलें, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सुप्रीम कोर्ट। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि तमाम ऑल ओवर इंडिया में हमको बच्चों को MDM स्कीम के ज़रिए एटलीस्ट एक टाइम का तो बच्चों को हम लोग क्या कहेंगे भाई, न्यूट्रिशनल फूड देंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे गरीब होते हैं तो वो एक टाइम का भी खाना जो है न्यूट्रिशन नहीं ले सकते हैं। इसीलिए ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि स्कूलों के ज़रिए बच्चों को एटलीस्ट एक टाइम का जो हम है न्यूट्रिशनल फूड प्रोवाइड करेंगे। ये था हम लोगों का थर्ड क्वेश्चन। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 4th क्वेश्चन, हिंदुस्तानी स्कूलों में MDM स्कीम कब शुरू हुई? उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जो MDM है जो कब शुरू हुआ? ऑप्शन A 15 मार्च 1995, ऑप्शन B 15 मई 1995, ऑप्शन C 15 अगस्त 1995, ऑप्शन D 15 सितंबर 1995। जो MDM स्कीम है जो ऑल इंडिया, वो कब शुरू हुई वो हमको बताना है। ये सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम थी जो कि शुरू हुई थी 15 अगस्त 1995 को, ठीक है ना। MDM जो स्कीम है वो 15 अगस्त 1995 को शुरू हुई थी। और इसको जो किस नाम से शुरू किया गया था भाई? तो इसको शुरू किया गया था नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी स्कूल, इस नाम से इसको शुरू किया गया था। हाल ही में जो PM नरेंद्र मोदी है उन्होंने इसका नाम चेंज करके इसको एक नया नाम दिया है PM पोषण। आप लोग कमेंट करके बताइए कि PM पोषण का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का,
पत्रोली यानी कि पत्तों की प्लेट किस पौधे से बनती है? ए पलास, बी बनाना, सी मैंगो या फिर डी कोकोनट। ठीक है ना। पत्रोली जो बहुत सारे बाज़ारों में बिकते हैं कि पत्तों के ज़रिए प्लेट बनाई जाती है, तो वो जो प्लेट तैयार की जाती है वो किस पौधे के पत्तों से तैयार की जाती है, हमको बताना है। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में और आए हैं। ये तमाम जो क्वेश्चंस है वो हमारे SCERT टेक्स्ट बुक से लिए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का पलास, यानी कि पलास के पत्तों से हम क्या करते हैं, प्लेट बनाते हैं और उसको बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं। ख़ासकर जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनकी शादियों में या फिर त्योहारों में बहुत इस्तेमाल होता है ये। बाकी जो ऑप्शंस है बनाना, मैंगो और कोकोनट, इनके पत्तों को हम लोग घरों की सजावट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। जो बनाना है, मैंगो है, कोकोनट है, उसको पत्तों को हम लोग घरों की सजावट के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। फ्रिज पर 5 स्टार की अलामत क्या जाहिर करती है भाई? आप फ्रिज देखे होंगे या फ्रिज कह लो, उसके ऊपर 5 स्टार निशान होते हैं। तो जो 5 स्टार निशान होता है वो क्या जाहिर करता है? ए कंज्यूमिंग हाई इलेक्ट्रिसिटी, बी कंज्यूमिंग लेस इलेक्ट्रिसिटी, सी लॉन्ग शेल्फ लाइफ और डी अ गुड क्वालिटी फ्रिज। यानी कि जो सिंबल्स आते हैं 5 स्टार का वो क्या इंडिकेट करता है, उससे क्या पता चलता है? सो इसका हमारा जो इसका आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, विच मीन्स के 5 स्टार का मतलब ये है कि जो फ्रिज है ये लेस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, यानी कि बिजली की क्या करता है, ये बचत करता है और कम बिजली खर्च करता है। इसीलिए हमको 5 स्टार सिंबल वाला फ्रिज ही देखकर चूज़ करना चाहिए भाई। जितने स्टार कम होंगे यानी कि उतना वो हाई इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। तो दूसरे ऑप्शन से वो सिंबल से कुछ उसका लेना देना नहीं है। तो जो हमारा आंसर बन जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा कंज्यूमिंग लेस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7। इडली किस तरीके से तैयार की जाती है? इडलीज आर प्रिपेयर्ड बाय विच मेथड? ए बॉइलिंग, बी रोस्टिंग, सी फर्मेंटेशन और डी स्टीमिंग। तो हमारे टेक्स्ट बुक में कई ग़िज़ा तैयार करने के तरीक़े बताए गए हैं। तो इडली भी क्या है, एक तरह की ग़िज़ा है जिसको हम लोग एक मेथड के ज़रिए तैयार करते हैं। तो उस मेथड का नाम पूछा गया है। तो देखें, इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, स्टीमिंग, यानी कि भाप देकर हम लोग क्या करते हैं, इडली तैयार करते हैं। इसके अलावा बॉइलिंग, रोस्टिंग और फर्मेंटेशन से भी हम लोग कई सारी ग़िज़ा तैयार करते हैं। जैसा कि बॉइलिंग की अगर हम ले लेंगे तो चावल दाल को उबाल कर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। गोश्त वगैरह की बात करेंगे तो उसको रोस्टिंग के ज़रिए पकाया जाता है। फर्मेंटेशन यानी कि जो हमारी ख़मीर की गई चीज़, जैसा कि हमारी जलेबी है, जलेबी को हम फर्मेंट करके तैयार करते हैं। ठीक है ना। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इडली की तैयारी का जो क्वेश्चन था ये ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खुराक का आलमी दिन हर साल दुनिया भर में कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फूड डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन ए 16 अक्टूबर, बी 5 जून, सी 22 मार्च और डी 22 अप्रैल। यानी कि दुनिया भर में फूड डे कब मनाया जाता है वो हमको बताना है। 16 अक्टूबर, 5 जून, 22 मार्च और 22 अप्रैल। ये डेट्स याद रखना अच्छे से ज़रूरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को हम लोग वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं। अगर हम 5 जून की बात करेंगे तो 5 जून को हम लोग वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं। और 22 मार्च को अगर हम देखेंगे तो इसको हम वाटर डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड वाटर डे। और जो 22 अप्रैल हो जाएगा उस दिन हम लोग क्या मनाते हैं, वर्ल्ड अर्थ डे मनाते हैं। ठीक है, ये डेट्स अच्छे से याद रखना ज़रूरी है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। वेजिटेबल, मीट, फिश आर मिक्सड विथ सॉल्ट एंड देन ड्राइड इन हॉट सन विच आर कॉल्ड एज। यानी कि हम सब्ज़ी, गोश्त, मछलियों वगैरह को नमक लगाकर धूप में खुश्क करके फिर उसको स्टोर करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं उनको क्या कहेंगे भाई? स्टोर किए हुए ये जो टुकड़े हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे भाई? तो एक नाम दिया गया है हमारे टेक्स्ट बुक में, वो नाम बताना है हमको। ए कबाब, बी ओरुगुलू, सी बाइट्स और डी पीसेस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओरुगुलू। अगर उर्दू की बात करेंगे तो हम उर्दू में इसको खत्तले कहेंगे। ठीक है, उर्दू में खत्तले दिया गया है, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, अशिया को ज़्यादा दिन तक स्टोर करके रखने के लिए उसको नमक लगाकर अच्छे से उसको धूप में सुखाकर ड्राई कर देते हैं ताकि वो ख़राब ना हो, और इस तरह उसको हम लोग स्टोर करते हैं। इसको हम लोग ओरुगुलू
कहेंगे। ओके चलो नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 10। आप लोग साथ ही आंसर करने की कोशिश करिए और जितना भी आपका स्कोर हो रहा है लास्ट में कमेंट डाउन करके बताइए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, किसको जिस्म का बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है? विच इज़ कॉल्ड एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी? ए कार्बोहाइड्रेट्स, बी प्रोटीन्स, सी वाइटामिन्स और डी फैट्स। ये जितने भी यहाँ पे कंपोनेंट्स है या फिर अज्जा है, ये हमारे क्या कहते हैं हम लोग तग़ज़िया बख्श अज्जा में से एक है, यानी हमारी जो ग़िज़ा है ये तमाम कंपोनेंट्स का पाया जाना ज़रूरी है, तभी हम उसको न्यूट्रिशनल फूड कहेंगे। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन्स जो होते हैं जिसको हम लहमियात कहते हैं उसको जिस्म का बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि नमू पाने वाले बच्चों के लिए या फिर जो लोग जिमर्स होते हैं जो मज़ल्स बनाते हैं, ये तमाम के लिए क्या है, प्रोटीन बहुत ही अहमियत का हामिल है। प्रोटीन ना हो तो ग्रोथ नहीं होगी, नमू नहीं होगा, हमारे मज़ल्स की ग्रोथ नहीं होगी, हमारी बॉडी की ग्रोथ नहीं होगी। तो प्रोटीन को जिस्म का क्या कहा जाता है? बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे तो इसको एनर्जी गिविंग कहा। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स दो भी ये एनर्जी गिविंग है। ओके नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन, विच कंपाउंड इज़ मेनली फाउंड इन पल्सेस? कौन सा मुरक्कब बुनियादी तौर पर दालों में पाया जाता है? ए प्रोटीन, बी मिनरल्स, सी वाइटामिन्स और डी कार्बोहाइड्रेट्स। हम कई तरह के ग़िज़ा लेते हैं जैसे कि अजनास है, दालें हैं, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, फैट्स है, ऑयल्स है, ये तमाम चीज़ें हैं। तो ख़ासकर दालों में क्या पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन्स। जितनी भी दालें होती हैं ना, दालों में अक्सर या ज़्यादा तौर पर भरपूर मकदार में प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए हमको दालों का इस्तेमाल ज़्यादा करने चाहिए। अगर हम मिनरल्स की बात करेंगे तो ये हमको सॉल्ट के थ्रू मिल जाएगा भाई। हम जो सॉल्ट लेते हैं टेबल सॉल्ट, उसके ज़रिए हमको मिनरल्स मिल जाएंगे, या फिर हमारे पानी में मिनरल्स रहते हैं। उसके अलावा अगर हम वाइटामिन्स की बात करेंगे तो वाइटामिन्स फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और फर्मेंटेड चीज़ों में भी पाए जाते हैं। उसके अलावा अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट जितने भी खुर्द अजनास है जैसा कि जवार है, गेहूँ है, चावल है, इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 12। हमारी हड्डियाँ और दांत बुनियादी तौर पर बने हुए होते हैं। आवर बोन्स एंड टीथ्स आर मेनली मेड अप ऑफ, यानी कि हमारे जो हड्डियाँ होती है और दांत होती है वो कौन से कंपोनेंट्स या कौन से कंपाउंड से मिलकर बनते हैं? ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बी कैल्शियम कार्बोनेट, सी कैल्शियम फास्फेट और डी कैल्शियम बाइकार्बोनेट। चलें इसका आंसर करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, विच मीन्स कैल्शियम फास्फेट। हमारी हड्डियों के लिए और हमारे बोन्स के लिए हमको कैल्शियम और फास्फेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मेनली हमारी जो हड्डियाँ होती है इन्हीं से बनी हुई होती है, इसीलिए हमको कैल्शियम से भरपूर जैसा कि दूध है लेना चाहिए ताकि हमारी हड्डियाँ और दांत क्या है, मजबूत हो सके। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। मंदरजा झेल में से कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रोन्यूट्रिएंट? देखिए न्यूट्रिएंट्स दो तरह के होते हैं जिसको हमारे बॉडी को जिसकी ज़रूरत होती है। एक तो है हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट जो हमको ज़्यादा मकदार में बॉडी की ज़रूरत होती है, और जो दूसरा है हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट जिसको कम मकदार में हमारी बॉडी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो वाइटामिन्स होते हैं वो एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है, यानी कि हमारी जो बॉडी है उसको वाइटामिन्स की जो कम मकदार की ज़रूरत होती है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स ये जो है ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, इसको हमारे जिस्म को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है या ज़रूरत होती है इन चीज़ों की। ठीक है, वाइटामिन्स जो है वो कम मकदार में हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है वाइटामिन्स की, और वाइटामिन्स को हमारा प्रोटेक्टिव फूड कहेंगे, विच मीन्स कि हमारे बॉडी को क्या है, ये बीमारियों से बचाए रखने में मदद करते हैं वाइटामिन्स। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन, रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, तवानाई का सबसे आज़म तरीन जो ज़रिया है वो क्या है? ए फैट्स, बी कार्बोहाइड्रेट्स, सी प्रोटीन्स और डी वाइटामिन्स। चले बताएं रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि किसके थ्रू हमको सबसे ज़्यादा जो है एनर्जी या फिर तवन्नाई हासिल होती है, कौन सी अज्जा के ज़रिए या कौन सी खुराक के ज़रिए। चलें तो इसका आंसर बन जाएगा हमारा ऑप्शन ए फैट्स,
यहाँ पे देखिए फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों से भी हमको एनर्जी हासिल होती है, लेकिन अगर हम आज़म तरीन एनर्जी की बात करेंगे, आज़म तरीन तवन्नाई की बात करेंगे, तो फैट्स के ज़रिए हमको कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा तवन्नाई क्या है, हासिल होगी। जो प्रोटीन है भाई, हम देख ही चुके हैं, प्रोटीन हमको बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है, उसको हमारे बॉडी के नमो के लिए ज़रूरी है। विटामिन्स हमको बीमारियों से बचाने के लिए ज़रूरी है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट देखेंगे तो रिचेस्ट सोर्स क्या होगा भाई, जितने भी अजनास है उसमें पाया जाएगा। दालों में प्रोटीन्स पाए जाते हैं और सब्जियों और फलों में जो है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा जुज़ नुकसानदा बाफ्तों की मरम्मत के लिए ज़रूरी है? ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी मिनरल और ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। तो देखें, हमारे जिस्म की जो भी बाफ्तें हो या फिर हमारे डैमेज सेल्स कह लो, डैमेज लेयर है, कहीं पर हमको चोट लग गई है, मरम्मत करनी है, तो इन तमाम के लिए हमको प्रोटीन की ज़रूरत होती है। ठीक है ना, प्रोटीन एक ऐसा जुज़ है, जितने भी जो डैमेज टिश्यू है, डैमेज सेल्स है हमारे बॉडी के अंदर, वो तमाम को अगर हमको रिपेयर करना है तो हमको उसके लिए प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये जितने भी क्वेश्चंस है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमेशा यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में, तो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16। स्प्राउट और खमीर शुदा खाने की अशिया में कौन सा जुज़ पाया जाता है? ठीक है, यानी कि स्प्राउट्स एंड फर्मेंटेड फूड आइटम्स कंटेन विच कंपोनेंट? ए मिनरल्स, बी विटामिन्स, सी प्रोटीन और डी कार्बोहाइड्रेट्स। अभी हम लोग ऑलरेडी, अगर आप लोग गौर से सुने होंगे तो मैंने ऑलरेडी इससे पहले जब जिक्र हुआ था तभी मैंने इसका आंसर कह दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा विटामिन्स, यानी कि जितनी भी खमीर की गई अशिया होगी और जितने भी उबजते हुए बीन जो हम खाते हैं, स्प्राउट्स, वो तमाम में विटामिन्स बहुत ज़्यादा मकदार में पाए जाते हैं। और जो विटामिन्स होते हैं ये हमारे जो जिस्म है उसके लिए क्या काम करते हैं, एक हिफाजती अज्जा की तरह काम करते हैं। विटामिन्स हमको बीमारियों से महफूज रखने में मदद करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। एक औसत साइज टमाटर में कितनी कैलोरीज होती है? एन एवरेज साइज टोमेटो कंटेंट हाउ मेनी कैलोरीज? ए 8 कैलोरीज, बी 12 कैलोरीज, सी 22 कैलोरीज और डी 27 कैलोरीज। एक औसत टमाटर की अगर हम बात कर लेंगे तो टमाटर बहुत ही क्या कहते हैं भाई, एक न्यूट्रिशनल आइटम या बोलो हम एक चीज़ है जिसमें क्या है, बहुत ही ज़्यादा मकदार में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें पाई जाती है। तो आंसर पहले देख लेंगे हम लोग। तो हमारा जो एवरेज टमाटर होगा उसके अंदर 22 कैलोरीज पाई जाएगी। इसके अलावा जो हमारा एक आम सा टमाटर होगा ना, उसके अंदर 1.08 ग्राम प्रोटीन पाया जाएगा और साथ ही साथ 1.5 ग्राम्स इसमें फाइबर्स भी पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सोडियम जैसे अज्जा भी बहुत मकदार में पाए जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर लाइकोपिन पाया जाता है, जो कैरोटीनाइड पाया जाता है, जो कैंसर से लड़ने में हमारी मदद करता है। ठीक है, इतने सारी जो चीज़ें अच्छी अच्छी पाई जाती है टमाटर में। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन है, ख़वातीन के लिए रोज़ाना की औसत कितनी कैलोरीज ज़रूरी है? विच मीन्स के एवरेज, व्हाट इज़ द एवरेज कैलोरी पर डे नीडेड फॉर वुमेन? एक दिन में औरत को कितनी कैलोरीज की ज़रूरत होती है? ए 2500 कैलोरीज, बी 1500 कैलोरीज, सी 1800 कैलोरीज और डी 2000 कैलोरीज। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 2000 कैलोरीज, यानी कि पर डे अगर हम देखेंगे तो औरतों को 2000 कैलोरीज इनटेक करनी चाहिए पर डे। अगर हम आदमियों की बात करेंगे तो आदमियों को औरतों से 500 कैलोरीज ज़्यादा ज़रूरत है, यानी कि आदमियों को रोज़ाना के तौर पर 2500 कैलोरीज इनटेक करनी चाहिए। तभी वो लोग अच्छे से क्या होगा भाई, उनका वेट गेन होगा, उनकी मतलब उनका नमू होगा, उनकी हाइट बढ़ेगी। यानी कि एक नमू के लिए जो है हमको इतनी कैलोरीज पर डे ज़रूरी है। तो औरतों के लिए 2000 कैलोरीज। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फाउंड अबंडेंटली इन बनाना? केले में वाफिर मकदार में क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी आयरन और ऑप्शन डी पोटेशियम।
चले बताएं क्या पाया जाता है। केला, मौज़, इसमें वाफिर मकदार में क्या पाया जाता है। तो चलें, हमारा जो इसका आंसर है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम। जो हमारा बनाना है उसके अंदर वाफिर मकदार में पोटेशियम पाया जाता है, इसलिए इसको हमको खाली पेट नहीं लेना चाहिए। जब भी हमको लेना चाहिए पोटेशियम या फिर बनाना, हमको प्रोटीन के साथ ही लेना चाहिए, ठीक है ना, ताकि जो इंसुलिन फॉर्मेशन है हमारे बॉडी में वो बैलेंस रहे। अगर हम मैग्नीशियम की बात करेंगे, जो फ्रूट, जो प्लांट बेस्ड फूड रहेंगे और स्पेशली जो नट्स रहेंगे, ड्राई फ्रूट्स, उसमें मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा पाया जाएगा। दूध में कैल्शियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है। आयरन की बात कर लेंगे हम, तो जो मीट होता है हमारा गोश्त, उसमें आयरन पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, फाइबर की सबसे ज़्यादा मकदार पाई जाती है। द मोस्ट अमाउंट ऑफ फाइबर्स फाउंड इन ए एप्पल, बी बनाना, सी पपाया और डी ऑरेंज। ये जो क्वेश्चन है ये हमारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है। ये जो क्वेश्चन है या फिर जो ऑप्शंस हैं, इसमें से जो ऑप्शन है वो एक टेक्स्ट बुक का है। हमको गूगल से लेना देना कुछ नहीं है, हमको क्वेश्चन हमारे टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग देना है। तो अगर हमारे टेक्स्ट बुक की बात करेंगे तो टेक्स्ट बुक में बताया गया है कि जो ऑरेंज होता है हमारा संतरा, संतरे में दूसरे फ्रूट्स के ज़्यादा वाफिर मकदार में जो है फाइबर या फिर रेशे पाए जाते हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो रेशे जो होते हैं ना, वो हमको कॉन्स्टिपेशन से बचाते हैं, यानी कि कॉन्स्टिपेशन अगर हो जाए हमको, तो तब हमको फाइबर फूड ज़्यादा लेना चाहिए, फाइबरस फूड, ताकि हमको क्या हो जाएगा, आसानी के साथ वो हमारे जो भी फुजला होता है उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है जब कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 21। मंदरजा झेल में से कौन सा पौधा नहीं है जिसके तमाम हिस्से खाने के काबिल हैं। ये भी क्वेश्चन हमारे टेक्स्ट बुक से लिया गया है। हमारे टेक्स्ट बुक में कुछ ऐसे पौधों की बात की गई है जिसके तमाम हिस्सों को हम लोग ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उनमें से कौन सा जो पौधा है वो नहीं है। ए बनाना, बी फेनुग्रीक, सी कोरिएंडर और डी मिंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मिंट या फिर पुदीना। पुदीने के हम तमाम जो हिस्से होते हैं उसको नहीं खा सकते हैं, लेकिन हमारे बुक में बताया गया है कि जो मौज़ है और जो मेथी है और जो कोतमीर है या फिर जिसको हम लोग धनिया कहते हैं ना, इसके बीज को, पत्तों को, तमाम चीज़ों को हम क्या करते हैं, बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा राई का जो पौधा है मस्टर्ड का, उसके भी हम पत्ते और उसके बीजों को बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा 21 क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन है हमारा, मंदरजा झेल में से कौन सा खुराक के तहफ़्फ़ुज़ का तरीक़ा नहीं है, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फूड प्रिजर्वेटिव मेथड। हमारे बुक में कई सारे हमको प्रिजर्वेटिव मेथड्स बताए गए हैं कि ग़िज़ा को हमको अच्छा रखने के लिए कई दिनों तक तरीक़े इस्तेमाल करने चाहिए। तो ए स्मोकिंग, बी सन ड्राइंग, सी फ्राइंग और डी सॉल्टिंग। चलें बताएं, तरीक़ा नहीं है, ग़िज़ा को महफूज करने का एक तरीक़ा नहीं है। तो उसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्राइंग। हम लोग धुआं देकर या धूप में सुखाकर, या फिर डी सॉल्टिंग यानी कि नमक लगाकर, हम ये 3 तरीक़ों से क्या कर सकते हैं, हमारे जो फूड है उसको महफूज कर सकते हैं। लेकिन फ्राई कर हम फूड को महफूज नहीं रख सकते। फ्राइंग जो है खाना बनाने का एक तरीक़ा है, फूड मेकिंग मेथड हो सकता है, लेकिन फूड प्रिजर्वेटिव मेथड वो नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्राइंग इज़ नॉट अ फूड प्रिजर्वेटिव मेथड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। मंदरजा झेल में से कौन सा खाने का कुदरती या रिवायती तहफ़्फ़ुज़ का तरीक़ा नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नेचुरल और ट्रेडिशनल प्रिजर्वेटिव ऑफ फूड। ठीक है, ए सॉल्टिंग, बी यूजेस ऑफ बेंजोएट्स, सी स्मोकिंग और जो डी है शुगरिंग। यानी कि कुदरती तौर पर या फिर रिवायती तौर पर हम लोग कौन सा तरीक़ा इस्तेमाल नहीं करते हैं ग़िज़ा को प्रिजर्व करने का। तो आंसर हो जाएगा हमारा यूजेस ऑफ बेंजोएट, क्योंकि जो बेंजोएट है वो एक केमिकल प्रिजर्वेटिव है, यानी कि कीमियाई तौर पर हम लोग ग़िज़ा को महफूज करना चाहते हैं तो हम लोग बेंजोएट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेंजोएट के अलावा हम लोग किसका इस्तेमाल कर सकते हैं भाई, बेंजोएट हो गया और हमारा क्या है, नाइट्रेट्स है। ये जो है ये केमिकल प्रिजर्वेटिव्स है, लेकिन नमक लगाना, शुगरिंग मतलब शक्कर का शीरा बनाकर ग़िज़ा को महफूज करना, ये तमाम जो है रिवायती तरीक़े हैं। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन है
कौन सी बीमारी प्रोटीन की कमी की वजह से होती है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिफिशियंसी से कौन सी बीमारी लाक होती है? तो क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी लाक होती है। नंबर ए क्वाशवियरकर, नंबर बी मरासमस, नंबर सी स्कर्वी और डी रिकेट्स। तो बताएं चले प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी लाक होती है? तो प्रोटीन की कमी से हमको ऑप्शन नंबर ए क्वाशवियरकर नामी बीमारी होती है। अगर हमारे ग़िज़ा में प्रोटीन की कमी है तो हमको ये बीमारी लाक होती है। इस बीमारी में क्या होता है भाई? तो इस बीमारी में हमारा जो पेट होता है, जो हमारे हाथ पैर होते हैं वो फूल जाते हैं, यानी कि उनके अंदर लिम्फ नोड्स में क्या है, पानी भर जाता है और हमारी स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है इस बीमारी में। ओके, हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं, फेस फूल जाता है, स्किन ड्राई हो जाती है हमारी इस बीमारी में। जो मरासमस है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी से होने वाली बीमारी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन है वो मादा जो जानदारों को तवानाई फ्राहम करता है कहलाते हैं। अभी देखिए हम लोग बेसिक सा क्वेश्चन है ये कि हम ऐसे मादे जिनके ज़रिए इंसानों को या फिर हैवानों को जो है तवानाई हासिल होती है उनको हम लोग क्या कहेंगे? ए कंपाउंड कहेंगे, बी आयंस कहेंगे, सी एलिमेंट्स कहेंगे या फिर डी न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। ऑब्वियसली बात है इसका आंसर हो जाएगा नंबर डी न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, हमको जो न्यूट्रिएंट्स है जैसा कि कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, वाइटामिन्स है, जितने भी ये मिनरल्स है, फैट्स है, ये तमाम न्यूट्रिएंट्स है जिनसे हमको तवानाई हासिल होती है। हमारे जिस्म को या फिर जितने भी जानदार कह लो, तमाम को तवानाई का ज़रिया क्या है? न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है ये और ये क्वेश्चन ऑफ द डे है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके नीचे बताएंगे कि मंदरजा झेल में से कौन सा हयाती कैटलिस्ट है जो पेचीदा मादों को सादा मॉलिक्यूल में तोड़ने में मदद करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायो कैटलिस्ट हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपल मॉलिक्यूल? ए कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन, सी एंजाइम्स और डी हार्मोन्स। चलें, ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके नीचे बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। इसी तरह हम लोग रोज़ एक टॉपिक पर MCQs डिस्कस करेंगे और हमारी जितनी भी प्रैक्टिस होगी उसको हम जारी रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।